हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले एज़ यूजुअल मैं आप लोगों से फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग ये सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आप लोगों को अगर मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए आपके साथ और आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और मैं आपको ये भी बता ही रहा हूँ कि हमारा एक सी सेट रिविजन थ्रू पी वाई क्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज 2011 से लेकर 2024 तक के पी वाई क्यू सी सेट के डिस्कस कर रहे हैं। 45 डेज़ की ये सीरीज़ है, फ्री चल रही है यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सी सेट रिविजन में भी, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और रात को 8 बजे इसका जो वीडियो है वो पोस्ट होता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ लोग 2025 की नहीं बल्कि 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं या आपका जो अटेम्प्ट है वो 2026 में है, तो उसके लिए अगर आप सी सेट पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारा जो ये नया बैच शुरू होने वाला है, 1 जून से ये बैच शुरू होगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 21 अप्रैल तक इसको ज्वाइन करते हैं तो 1499 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप 11 मई तक ज्वाइन करते हैं तो 1749 में आपको मिलेगा। और अगर आप 31 मई तक इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 1999 का पड़ेगा। ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सी सेट के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। वैसे आज के न्यूज़पेपर में एक ही मेजर आर्टिकल है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज़ ट्रम्प टेरिफ्स द वर्ल्ड। ठीक है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, है ना, ऐलान किया था कि वो जो दुनिया के मेजर उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे और 2 अप्रैल को ये टैरिफ जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लेन पेज पर 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें देखना है, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है। इंडिया के ऊपर 27% टैरिफ जो है वो लगाया गया है, लेकिन उसके कुछ और जो पीयर देश हैं, मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया, है ना, या चाइना हो गया, उनसे हमारे ऊपर कम लगा है, ये एक बात है। ठीक है। तो सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल तो यही रहेगा कि हाउ टेरिफ्स विल हिट एंड होम। ठीक है, कि ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये इसका असर क्या होगा और किसके ऊपर कैसा असर होगा वो बात की जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर एक, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है, एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट। ठीक है, स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट बेसिकली ये जब 1930s के समय में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, जब पूरे दुनिया में एक तरीके से भयानक आर्थिक मंदी का समय चल रहा था, है ना, तो उस समय भी एक इस तरीके का टैरिफ एक्ट लाया गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड्स का जिक्र है जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, लेकिन वो कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर या तो सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं या फिर यूएस की मिलिट्री रहती है, तो उनके ऊपर टैरिफ क्यों लगाया गया है ये समझ से परे है। ठीक है, पर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। और एक आर्टिकल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा कि हाउ डिड द यूएस कैलकुलेट द रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाता है हम उसके बदले में उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, दैट इज़ दी बेसिक डेफिनेशन जो वो ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना, जब इसकी बात चल रही थी कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाता है हम उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, दैट इज़ दी रेसिप्रोकल टैरिफ। बट ये ऐसे कैलकुलेट नहीं किया गया है। इसका यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेड बैलेंस है, कि जिस देश के साथ अमेरिका का जितना एडवर्स ट्रेड बैलेंस है, या आप कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है सो दैट कि उस ट्रेड बैलेंस को बनाए रखा जा सके। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका जस्ट यही है जो मैंने आपको बताया, आप एक बार इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाकी हम लोग ये 3 आर्टिकल्स देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हाउ टेरिफ्स विल हिट एंड होम। ये टेरिफ्स जो है वो कैसे हिट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और किस किस को पहुंचाएंगे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का लिबरेशन डे मनाया 2 अप्रैल को। ठीक है, वो यही कह रहे थे कि अमेरिका का लिबरेशन डे होगा, दैट इज़ मुक्ति दिवस होगा 2 अप्रैल को। और कैसे उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, बाय अनाउंसिंग द रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन ऑल मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया। जितने भी उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, है ना, जो भी उनके व्यापार साझेदार हैं जिनके साथ ज़्यादा व्यापार वो करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करके ये लिबरेशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट उन्होंने किया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो है वो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, ये तो हमें पता ही है ना। ट्रेड डेफिसिट का मतलब वही है द वैल्यू ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स एंड यूएस इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस, और ये लगभग 1.2 ट्रिलियन है ओवरऑल, यानी कि सारे दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ जो अमेरिका व्यापार करता है उसमें उसको ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है, और वो भी लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का। द प्रेसिडेंट बिलीव्स दिस सिचुएशन रिक्वायर्स अ फंडामेंटल रीसेट। ठीक है, तो उनका यही मानना है कि ये जो स्थिति है, ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इसको सही करने के लिए एक पूरा का पूरा एक तरीके से रीसेट करने की चीज़ों को ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया गया है, तो 2 सेट ऑफ टेरिफ्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं, 2 तरीके के टेरिफ अनाउंस किए गए हैं। एक तो जो है वो बेस टेरिफ है 10%। ठीक है, सभी देशों के ऊपर ये वैलिड है 10% का बेस टेरिफ, और पहले ये लगभग अराउंड 2.5% के आसपास होता था, अब ये 10% कर दिया गया है। एंड दिस बेस रेट ऑफ टेरिफ विल गो इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 5, है ना, 5 अप्रैल से ये जो बेस रेट वाला टेरिफ है 10% का, ये सबके ऊपर लागू हो जाएगा 5 अप्रैल से। दूसरा जो टेरिफ लगाया गया है दैट इज़ कंट्री स्पेसिफिक टेरिफ्स। ठीक है, 10% तो सबके ऊपर है और बाकी कुछ अलग से लगाया गया है अलग अलग देशों के हिसाब से। तो ये वही मैंने आपको बताया, दैट वर अराइव्ड एट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मच ईच ऑफ दीज कंट्रीज चार्जेस ऑन यूएस गुड्स एंड हाफिंग इट टू रीच यूएस डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टेरिफ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सेकेंड टेरिफ लगाए गए हैं कंट्री स्पेसिफिक टेरिफ्स, ये इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है कि कौन सा देश अमेरिकी सामान के ऊपर कितना टेरिफ लगाता है और उसका हाफ करके जो है वो ये यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टेरिफ। अब इसको लेकर ट्रंप का ये कहना है, दिस वॉज बिकॉज अमेरिकन वर काइंड। ठीक है, हमने आधा टेरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो थोड़ा सा काइंड हैं, दयालु हैं, और ये जो कंट्री स्पेसिफिक टेरिफ्स है ये 9 अप्रैल से लागू होगा। ठीक है तो ये कंट्री स्पेसिफिक टेरिफ जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, अलग अलग देश के ऊपर कितना टेरिफ लगाया गया है, कि ये वाली जो कॉलम है ये बताता है कि ये देश अमेरिका के सामान के ऊपर कितना टेरिफ लगाते हैं और उसके बदले में ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया है वो, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि हाउ काइंड और रीजनेबल, ये कितने काइंड है कितने रीजनेबल हैं,
इसकी अगर हम बात करें तो द टेबल लिस्ट द मेन कंट्रीज अगेंस्ट विच द यूएस अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैरिफ्स इम्पोज्ड। वो मैंने आपको टेबल दिखाई, उस टेबल में लिस्ट दी गई है उन देशों की जिनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट दी गई है। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ है वो सबसे ऊपर दी गई है। जैसे कंबोडिया की अगर हम बात करें तो कंबोडिया एक ऐसा देश है जिसकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2950 है पर एनम। ठीक है, इंडिया से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और इसके साथ अगर हम यूएस के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो भी सिर्फ 1% के आसपास का है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टैरिफ इसके ऊपर लगाया गया है, दैट इज़ 49%। ठीक है, 49% टैरिफ लगाया गया है कंबोडिया के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इससे भी कम है, और लगभग जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश के साथ वो लगभग 0.5% के आसपास है, सिर्फ आधे % के आसपास है। और इसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है 37% का, 37% का टैरिफ इसके ऊपर लगाया गया है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी ज़्यादा है ना, और अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल यूएस डेफिसिट। यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है ओवरऑल $1.2 ट्रिलियन के आसपास का, उसका 25% जो है वो चाइना के साथ है। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उसकी पर कैपिटा इनकम और भी ज़्यादा है, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द यूएस ट्रेड डेफिसिट। यूएस का ट्रेड डेफिसिट 20% यूरोपियन यूनियन से आता है। इनके ऊपर 34 और 20% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। चाइना के ऊपर 34% और यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20%। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज और रीजन शेयर्ड बाय ट्रम्प व्हाइल अनाउंसिंग द टैरिफ्स ओनली 3 कंट्रीज, यानी कि सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन है, एक चाइना है और एक वियतनाम है। इनका यूएस के ट्रेड डेफिसिट में 10% या उससे ज़्यादा का शेयर है। मतलब जो यूएस का इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो 10% या उससे ज़्यादा है। और सिर्फ 2 ही कंट्रीज इस पूरी की पूरी लिस्ट में ऐसी हैं, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड सिंगापुर, जो पर कैपिटा इनकम के मामले में यूएस से ज़्यादा रिच है। ठीक है, अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो यूएस की जैसे यहाँ पर दी गई है ना, यूएस की आपको दिख रही है 89,860। और अगर हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की तो स्विट्ज़रलैंड की 1,11,000 है। और हम बात करते हैं सिंगापुर की तो वो 93,000 है। सो दीज आर 2 कंट्रीज, ओनली 2 कंट्रीज इन दिस लिस्ट विच हैव द पर कैपिटा इनकम हायर देन दैट ऑफ यूएस। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम देखें तो कुछ और ऐसे देश हैं जिनके साथ यूएस का ट्रेड सरप्लस है, मतलब जिनमें यूएस ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है, उनको भी बख्शा नहीं गया है। वो देश हैं यूके, सिंगापुर, ब्राज़ील और कोलंबिया। इनके ऊपर भी, हालांकि इनके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है, बट इनके ऊपर भी जो है वो टैरिफ्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब ट्रंप का जो इंडिया को लेकर नज़रिया है, अगर उसकी बात करें तो इंडिया के ऊपर 27% का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने यूएस का जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट रिलीज़ करते हुए ये कहा है, ठीक है, जिसमें ये दिया, मतलब डिटेल उन्होंने बताई कि हर कंट्री के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में जो है वो इंडिया का इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इसके ऊपर अटैक किया है कि इंडिया में 2014 के बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। और न्यू दिल्ली की जो डोमेस्टिक पॉलिसी चॉइसेस हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है, और जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उस देश में, मतलब इंडिया में, उसको भी क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। कुछ की स्टेटमेंट्स इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड टैरिफ रेट्स है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो वन ऑफ दी अमंग दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया में एक तरीके से सबसे ज़्यादा है। इसका एवरेज लगभग 113.1% के आसपास है, और ये लगभग 300% तक जाता है। गिवन द लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन WTO बाउंड एंड अप्लाइड रेट्स, India has considerable flexibility to change tariff rates for both agricultural and non-agricultural products at any time, creating tremendous uncertainty for US workers, farmers, ranchers and exporters. ठीक है, तो इंडिया के पास जो है वो कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी है
कि वो अपने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर टैरिफ रेट्स कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसकी वजह से जो यूएस वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, रेंचर्स, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। इंडिया ने जो है इस टैरिफ फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाया 2019 और 20 के बजट में। कैसे? बाय इंक्रीजिंग टैरिफ्स विदाउट एनी नोटिस और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस और अप्रॉक्सीमेटली 70 प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, 2019-20 में इंडिया ने लगभग 70 प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है वो बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के या बिना किसी नोटिस के टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया। तो एक बात ये कह रहे हैं। फिर 2020-21 के बजट का जिक्र कर रहे हैं कि 2020-21 के बजट में इंडिया ने टैरिफ बढ़ाए 31 प्रोडक्ट कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग सोलर इन्वर्टर, सोलर लैंटेन्स। 2021-22 के बजट में टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए इंपोर्टेड हेडफोन, लाउड स्पीकर्स, स्मार्ट मीटर्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। स्टार्टिंग इन 2014 इंडिया हैज़ रिपीटेडली अप्लाइड टैरिफ्स ऑन सर्टेन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। है ना, 2014 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने कई सारे जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर लगातार जो है वो टैरिफ अप्लाई किए हैं। इसके बाद ये भी कहा गया है कि इंडिया का जो टैरिफ रेट्स अनाउंस किया गया है विद द एनुअल बजट एंड आर modified on an ad hoc basis through notifications in the Gazette of India without opportunity for comment। ठीक है, टैरिफ रेट जो है वो इंडिया बेसिकली एनुअल बजट में अनाउंस करता है और उसके बाद फिर अगर उसको कभी मॉडिफाई करना हो तो वो एक गैजेट में नोटिफिकेशन देके उसको मॉडिफाई कर देता है और उस पर कमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इंडिया लैक्स एन ओवर आर्किंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की यहाँ पर एज सच ओवरऑल एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नहीं है। एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स वेरी अमंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अलग अलग मंत्रालय के हिसाब से वेरी करती हैं। ओवरऑल कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नहीं है। इंडिया का जो ओवरऑल आईपी है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट है, वो भी इनएडिक्वेट है। इंडिया इम्पोजेज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री में इंडिया जो है वो एफडीआई को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, ये भी बात कर रहे हैं। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है इज़ डोमिनेटेड बाय स्टेट ओन्ड बैंक्स। ठीक है, सरकारी बैंक्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर जो है वो इन्हीं स्टेट ओन्ड बैंक्स का है। 67% ऑफ ऑल इंडियन बैंक ब्रांचेस जो है वो इन्हीं की है, स्टेट ओन्ड बैंक्स या सरकारी बैंकों के। मोस्ट प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स जो है वो इंडियन ओन्ड है और फॉरेन बैंक्स जो हैं वो सिर्फ 0.6% है। ठीक है, जितनी बैंक की टोटल ब्रांचेस इंडिया में हैं सभी बैंकों की मिला के उसमें से जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस सिर्फ 0.6% है, ये भी बताया गया है। देयर इज़ एन अनलेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट में भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। स्टेट ओन्ड कंपनीज आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लॉ एंड प्रूडेंशियल सुपरविजन एज प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, जो मतलब सरकारी कंपनियां हैं उनके ऊपर सेम लॉ और इस तरीके का सुपरविजन नहीं लगता है जैसा प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगता है। एंड दे इंजॉय वेरियस गारंटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, और सरकारी कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीज भी मिलती हैं। इंडिया प्रोवाइड्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट टू इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र को कई तरीके की सब्सिडीज़ और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्रेडिट सब्सिडीज़ मिलती हैं, डेट वेवर्स है ना, लोन वगैरह माफ़ हो जाते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस मिलती है, इनपुट्स के लिए जैसे कि फर्टिलाइज़र, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, इन सब के लिए भी सब्सिडी मिलती है, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। अब ये जो सब्सिडीज़ हैं इनकी वजह से होता क्या है कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर या किसान हैं उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड हैव द पोटेंशियल टू डिस्टॉर्ट द मार्केट इन विच इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कम्पीट। ठीक है, और ये ऐसी मार्केट में जहाँ पर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कम्पीट करते हैं वहाँ पर ये पूरे के पूरे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं क्योंकि इनका प्राइस कम होता है, क्योंकि इनको काफ़ी सारा सपोर्ट और सब्सिडी वगैरह मिलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रीसेंट ईयर्स में यानी कि हाल के सालों में इंडिया ने कई सारे बार इंटरनेट शटडाउन किया है। ठीक है, लोकलाइज्ड शटडाउन ऑफ इंटरनेट किया गया है विच रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन और सर्विसेज के एक्सेस रेस्ट्रिक्ट होता है, कॉमर्शियल ऑपरेशंस डिसरप्ट होते हैं, अंडरमाइनिंग अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट एंड इम्पीडिंग ट्रेड इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो फ्री एंड ओपन इंटरनेट नहीं मिल पाता और जो डिजिटल इकोनॉमी में ट्रेड है
वो भी कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसकी वजह से ये भी जिक्र किया गया है जो लोकलाइज शटडाउन ऑफ इंटरनेट होते हैं उसका। इसके बाद यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कंटिन्यूज टू अफेक्ट न्यू एंड प्रपोज लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो नए लॉज हैं, प्रपोज लॉज रेगुलेशंस है, उनको लेकर जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है वो भी यहाँ पर बता रही है, उसको अफेक्ट करता है। एज वेल एज लैक ऑफ यूनिफॉर्म नोटिस एंड कमेंट प्रोसीजर्स एंड इनकन्सिस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ दीज मेजर्स टू द WTO। ठीक है, यूनिफॉर्म नोटिस या कमेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी कमी है, और WTO को भी इन मेजर्स के बारे में इनकन्सिस्टेंट नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर इंडिया को लेकर बोली गई हैं। अब इसके अगर हम टेक अवे की बात करें तो जो अभी ट्रंप की ये जो वेव ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, क्योंकि ट्रंप भी बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि अमेरिका के बाज़ार को बचाया जाए, है ना, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तभी टैरिफ्स लगा रहे हैं ताकि बाहर से जो इंपोर्टेड गुड्स है वो उनकी लोकल मार्केट को या लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान कम पहुंचाएं, है ना। तो जो ट्रंप की वेव है प्रोटेक्शनिज्म की इज़ वर्स देन द वन द US विटनेस्ड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा बुरी है जैसा 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान देखी गई थी। तो यहाँ पर जो सो कॉल्ड स्मूथ हॉली एक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। हैड देन रेज्ड इम्पोर्ट टैरिफ्स, इन्होंने भी क्या किया था कि US में इम्पोर्ट टैरिफ्स बढ़ा दिया था। और क्यों बढ़ाया था? इसीलिए ताकि ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फार्मर्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि एन इकोनॉमिक डिप्रेशन इट्स वर्स देन अ रिसेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स सीवियरिटी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इट्स स्केल ऑफन लास्टिंग ईयर्स इंस्टेड ऑफ मंथ्स। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो रिसेशन से ज़्यादा बुरा है। ठीक है, एक तो वो ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि उसमें जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना, गिरने लगते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेरोज़गारी बढ़ने लगती है, और साथ ही साथ जो उसका ड्यूरेशन है वो भी लंबा रहता है डिप्रेशन का। ठीक है, लास्टिंग ईयर्स मतलब कुछ सालों तक वो रह सकता है इंस्टेड ऑफ मंथ्स। US के जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं अभी स्कॉट बेसेंट, उनका ये कहना है कि अगर जो टैरिफ्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, अगर वो पैनिक नहीं करते हैं तो ये टैरिफ्स जो हैं दे विल बी द कैप ऑफ हाउ हाई दे कैन गो। तो ये टैरिफ बेसिकली उनके लिए एक इंडिकेशन है कि वो अपने देश में अगर अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो वो कितना ऊपर तक जा सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कंट्रीज़ रिटेलिएट करती हैं और तो द US कैन रेज द टैरिफ वॉल्स हायर, तो US जो है फिर वो ये टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा, सिंस इट इज़ इन एनी केस गोइंग बाय रेसिप्रोकल लॉजिक। ठीक है, क्योंकि अगर देश रिटेलिएट करते हैं और वो अमेरिका के सामान के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो US भी टैरिफ बढ़ा देगा, वही बात है ना। और बेसेंट का जो कमेंट है, दैट कैन ऑल्सो मीन दैट द US इज़ नाउ ओपन टू नेगोशिएशंस एंड दैट इफ द लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज रश टू द US promising to bring down their own tariffs, then the US may bring down its newly announced tariffs। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है, मतलब उनका जो ये बयान है वो इस तरफ भी इशारा करता है कि अमेरिका जो है वो नेगोशिएशंस के लिए ओपन है, और अगर इन देशों के जो लीडर्स हैं अगर वो अमेरिका आते हैं, अमेरिका से बातचीत होती है, ठीक है, और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने जो टैरिफ लगाते हैं US के सामान के ऊपर अगर वो उसको कम करते हैं तो अमेरिका ने भी जो उनके ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है वो उसको कम कर सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर हम केस की बात करें तो अगर इंडिया को टैरिफ में कुछ छूट चाहिए तो इंडिया की जो लीडरशिप है उसको क्या करना होगा, अपनी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंपल्शन ही चाहे, उसको वो रिफॉर्म करनी होंगी। ठीक है, ओवरऑल दो हेयर आर द लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स फॉर द US एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज बताए हैं कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसका असर अमेरिका के ऊपर और बाकी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या पड़ सकता है। तो स्लोवर ग्रोथ इन द US, तो इसमें ये कहा है कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री रिटेलिएट नहीं भी करती है तो दीज टैरिफ्स विल थ्रो हीप्स ऑफ सैंड इन द व्हील्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, व्हील्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड में हीप ऑफ सैंड को थ्रो करने का मतलब ये है कि जो पूरे दुनिया का के व्यापार का जो ग्लोबल ट्रेड का जो चक्का या जो चक्र चल रहा है उसके ऊपर सैंड थ्रो करने का मतलब यह है कि वो चक्का जो है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, इट विल स्लो डाउन
एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया में कम हो जाएगी इससे। ठीक, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर ये एज्यूम करें कि कोई रिटेलिएशन नहीं होता है तो स्टॉक मार्केट विल लाइकली फॉल टू रिफ्लेक्ट द लोअर प्रॉफिट आउटलुक ऑफ कंपनीज एंड द लोअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन द ब्रॉडर इकोनॉमी। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में अगर हम ये मान के चलें कि कोई भी देश जो है वो रिटेलिएट नहीं करता है, फिर भी होगा क्या कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट आउटलुक कम हो जाएंगे, है ना, ग्रोथ पर्सपेक्टिव कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मार्केट्स गिरेंगे। एशिया में और यूरोप में जो मार्केट हैं वो शार्पली गिरे हैं थर्सडे के दिन। और जो S&P 500 है, S&P जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का 500 एक इंडेक्स है, जैसे इंडिया में इंडेक्स है ना सेंसेक्स और निफ्टी, उसी तरीके से अमेरिका के 3 इंडेक्स हैं मेजर, एक S&P 500 है, एक आपका डाउ जोन्स है और एक आपका है नैस्डैक। तो ये अगर S&P 500 की बात करें तो ये भी 3% की गिरावट के साथ खुला है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी मार्केट्स हैं या शेयर मार्केट्स हैं वो गिरेंगे। और अगर रिटेलिएशंस होता है तो द ग्रोथ आउटलुक बिकम वर्स। ठीक है, अगर जो देश हैं वो रिटेलिएट करते हैं, इसके बदले में अगर ज़्यादा टैरिफ अमेरिका के सामान के ऊपर लगाते हैं, तो फिर ग्रोथ आउटलुक जो है वो और ख़राब हो जाएगा। और रेटिंग एजेंसीज जो हैं दे कैन बी एक्सपेक्टेड टू रेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इन द US। ठीक है, और वो US में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी या रिसेशन के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी गई है कि इसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ सकती है। देयर इज़ ओनली वन वे इन विच US सिटीजन्स कैन एस्केप इन्फ्लेशन। ठीक है, अमेरिका के जो नागरिक हैं वो इस इन्फ्लेशन से निपट सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास, और वो तरीका ये है कि अगर जो करेंसी की वैल्यू है, जो बाकी करेंसीज की वैल्यू है, वो इस हद तक बढ़ जाए। ठीक है, डॉलर की जो वैल्यू है रिलेटिव टू अदर करेंसीज, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर करेंसीज, मतलब कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, डॉलर की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जिस डिग्री तक, मतलब जिस हद तक टैरिफ लगाया गया है, अगर उतना ही डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में मजबूत हो जाए, तो फिर ये इन्फ्लेशन उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडिया के ऊपर 27% जो है वो टैरिफ लगाया गया है। तो डॉलर अगर एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपी अगर 27% और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है, यानी कि डॉलर अभी जो 85 रुपीज़ का $1 है, अगर वो 108 रुपीज़ का $1 हो जाएगा, तो यानी कि डॉलर और ज़्यादा मजबूत हो गया 27%। तो इससे क्या होगा कि US कंज्यूमर जो हैं उनको ये टैरिफ का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, टैरिफ का मतलब क्या है कि भारत का जो सामान अमेरिका में बिकने जाएगा उसके ऊपर 27% टैरिफ लगेगा, मतलब वो सामान 27% महंगा हो गया। तो अगर उनकी करेंसी 27% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ बस लिखी गई है। US सिटीजन विल बी एबल टू इम्पोर्ट द सेम इंडियन गुड्स एट द सेम डॉलर प्राइस, क्योंकि अगर डॉलर उतना ही ज़्यादा मजबूत हो गया तो वो फिर वही सेम जो इंडियन गुड्स हैं, जो सामान है, वो सेम डॉलर प्राइस पर खरीद सकते हैं। द इफेक्ट विल बी फेल्ट बाय द इंडियंस हु वुड लूज परचेजिंग पावर एज द रूपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन जो असर है वो इंडियंस के ऊपर होगा, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अ वीकर रूपी विल मीन हायर कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इन इंडिया। लेकिन अगर रुपया कमज़ोर होता है तो इससे क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है इंडिया में वो बढ़ जाएगी। इफ़ हाउएवर, लेकिन अगर रुपया जो है वो मान लीजिए 85 पे ही रहता है या थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, 27% तक कमज़ोर नहीं होता है, तो US सिटीजन्स जो हैं उनको जो भी इंडिया से सामान इंपोर्ट होके आएगा अमेरिका में, वो 27% उन लोगों के लिए महंगा हो जाएगा, है ना, US कंज्यूमर्स के लिए। सिमिलरली ऑल इम्पोर्ट प्राइजेज विल गो अप फॉर देम बाय द लेवल ऑफ टैरिफ्स। तो जिस देश से भी जितना टैरिफ लगाया गया है, अगर उनकी करेंसी यानी उनका डॉलर जो है एज कम्पेयर टू दैट कंट्रीज करेंसी अगर उतना ज़्यादा नहीं राइज करता है डॉलर, तो उनके ऊपर फिर वो सामान उनके लिए उतना ही महंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाइना से अगर हम कहें तो 34% टैरिफ लगाया गया है चाइना के ऊपर। तो अगर चाइना की जो करेंसी है दैट इज़ युआन या रेनमिनबी, उसके कंपैरिजन में अगर US डॉलर 34% अगर राइज नहीं करता है, तो फिर चाइना से आने वाला सामान जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए 34% क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस विल अनलीश अ ह्यूज वेव ऑफ इन्फ्लेशन इन द US। और इससे क्या होगा कि US में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टैगफ्लेशन एंड पॉलिटिकल फॉल आउट। अगर ग्रोथ फॉल्टर करती है, मतलब अगर ग्रोथ नहीं होती है
और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो यूएस कुड फेस द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो अमेरिका में जो है वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बन सकती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाए, ग्रोथ जो है वो रुक जाए और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहे। द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डिफीट ऑफ द डेमोक्रेट्स इन द नवंबर इलेक्शंस। ठीक है, जो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, ये इसने जो डेमोक्रेट्स को हराया, मतलब जो डेमोक्रेट्स जो अभी चुनाव हुए उसमें जो डेमोक्रेट्स हारे, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वहाँ पर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और इस तरीके का अगर प्राइजेज़ में सर्च आता है तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी खड़ा कर सकता है। हाई इन्फ्लेशन, स्लोअर ग्रोथ एल्सवेयर, पूरी की पूरी दुनिया में भी जो है वो स्लो डाउन देखने को मिलेगा और हायर प्राइजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन द यूएस इकोनॉमी एंड देयर एबिलिटी टू फाइंड न्यूअर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, कि मतलब और देशों में भी जो है वो चीज़ें महंगी होंगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर उस देश की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंस है, वो कितनी ज़्यादा है और क्या वो नए ट्रेडिंग पार्टनर्स और सप्लाई चेन्स ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। What happens to the rest of the world now crucially depends on how Europe reacts। अब पूरे के पूरे दुनिया में क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूरोप इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। यूएस जो है पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ 13% है यूएस के पास। ठीक है, वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 38% यूरोप के पास है। अगर यूरोप जो है वो अपने एशिया के साथ संबंधों को मजबूत कर लेता है, एशिया में 35% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एशिया के थ्रू होता है, तो ओवरऑल जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। यूएस हालांकि बिगेस्ट कंज्यूमर या बिगेस्ट कस्टमर मार्केट है ग्लोबल मार्केट में, तो वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगी। हाउएवर इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड वॉर्स हैं कुड लीड टू कंसिडरेबल इकोनॉमिक पेन अराउंड द वर्ल्ड, है ना। जो इस तरीके का ट्रेड वॉर ये चल रहा है, ये पूरे के पूरे दुनिया में इकोनॉमिक पेन तो ला ही सकता है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए क्या क्या इसका असर हो सकता है, क्या क्या फॉल आउट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसको आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में लेंगे, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में लेंगे, नॉट इन रिलेशंस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में। चलिए इसके बाद अगले आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं, हाउ स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट डीपेंड द ग्रेट डिप्रेशन। देखो, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, इसने एक कंपैरिजन यहाँ पर ला दिया है विद द ग्रेट डिप्रेशन एरा। जो ग्रेट डिप्रेशन का समय था उस समय के स्मूथ हॉली एक्ट से, स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट से इसको कंपैरिजन किया जा रहा है, विच एंडेड अप वर्सनिंग द क्राइसिस इट इंटेंडेड टू रिजॉल्व। और जिस क्राइसिस या जिस संकट को ये ख़त्म करना चाहता था ये एक्ट, इसने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। स्कॉट लिंकीकॉम एंड कॉलिन ग्रेबो, ये ट्रेड एक्सपर्ट हैं एट द कैटो इंस्टीट्यूट, अ थिंक टैंक प्रमोटिंग फ्री मार्केट्स। इन्होंने ये कहा है कि आज जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, मतलब ये परसों के अनाउंसमेंट को लेकर कह रहे हैं, यूएस टैरिफ्स विल अप्रोच लेवल्स नॉट सीन सिंस द स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट ऑफ 1930। ठीक है, तो इसमें इनका ये कहना है कि जो आज अनाउंसमेंट किए गए हैं उसमें यूएफ के टैरिफ जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो इस समय के बाद से नहीं देखे गए थे। ठीक है, और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हुआ था और जो ग्रेट डिप्रेशन है वो और ज़्यादा गहरा हो गया था। अब स्मूथ हॉली एक्ट की अगर हम बात करें तो 1930 में वहाँ की जो संसद है, दैट इज कांग्रेस, उसने एक बिल पास किया स्पॉन्सर्ड बाय द सीनेटर रीड स्मूथ ऑफ ऊटा। ठीक है, ऊटा वहाँ की बेसिकली एक स्टेट है, एंड द रिपब्लिकन विलिस हॉले ऑफ ओरिगन। ये दोनों के दोनों जो थे ना, रीड स्मूथ और विलिस हॉले, ये दोनों रिपब्लिकन पार्टी के थे। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली एक बिल ये लेके आए और इनका बिल ये था कि टू रेज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन 20,000 गुड्स टू प्रोटेक्ट अमेरिकन फार्मर्स एंड बिजनेसेस, कि अमेरिका के फार्मर्स, अमेरिका के किसानों और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए 20,000 गुड्स पर जो अमेरिका इंपोर्ट करता है उसके ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये इनका बिल था। तो ये बिल वहाँ पर पास होता है और उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के 31st प्रेसिडेंट, विच हु वाज हर्बर्ट हूवर, ये इसको साइन कर देते हैं। ठीक है, ये भी रिपब्लिकन पार्टी के ही होते हैं, तो ये इसको साइन कर देते हैं। और लगभग उस समय 1000 इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने पिटीशन साइन किया था और वो कहते थे कि वो आप इसमें वीटो का इस्तेमाल करें प्रेसिडेंट से, बट उन्होंने नहीं किया। अब हाउएवर अ रिपब्लिकन हैड इमर्ज विक्टोरियस इन 1928 हैविंग कैंपेन्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शनिज्म। हूवर जो थे
वो एक रिपब्लिकन थे, मैंने आपको बताया रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। 1928 में ये चुनाव जीत के आए थे और इनका जो कैंपेन था वो यही था कि एग्रीकल्चरल में प्रोटेक्शनिज्म ये लेके आएंगे। द टैरिफ एक्ट वॉज ओरिजिनली mooted टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन एग्रीकल्चर लॉबी। पहले यही टैरिफ जो है वो इसीलिए लगाया गया था, टैरिफ एक्ट इसीलिए पास किया गया था कि जो एग्रीकल्चरल लॉबी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान काफ़ी अच्छी चलती थी ऑन द बैक ऑफ एन इंक्रीज फॉरेन डिमांड, लेकिन अब इट सेल्फ बैटलिंग डेट्स, ठीक है, डेट के मतलब काफ़ी ज़्यादा उधारी हो गई थी इस सेक्टर पे। लो कमोडिटी प्राइजेस है ना, कमोडिटी प्राइजेस काफ़ी कम मिलते थे और प्रोड्यूस का ग्लूट हो गया था। ग्लूट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, ग्लूट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड या आप कह सकते हैं सडन राइज। ठीक है, सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था। स्टॉक मार्केट जो है 1929 में क्रैश करते हैं। दे सर्व्ड एज एन इम्पेटस फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ टेरिफ्स। ठीक है, तो वाइडर रेंज ऑफ टेरिफ्स की वजह से ये यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश करते हैं। द एक्ट प्लेस्ड एग्रेसिव टेरिफ्स ऑन रफली 25% ऑफ ऑल इम्पोर्टेड गुड्स टू द यूएस। अमेरिका में जितना भी सामान इंपोर्ट किया जाता था उसमें उसके 25% पर इन्होंने टेरिफ लगा दिया। अब इससे हुआ क्या, द एक्ट स्पर्ड अ ट्रेड वॉर। इस एक्ट की वजह से जो है वो एक ट्रेड वॉर शुरू होता है। जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे इंक्लूडिंग कनाडा एंड यूरोप, इन्होंने बॉयकॉट्स करना शुरू किया, कोटा लगाना शुरू किया, अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू किए। और अमेरिकन टेरिफ्स जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं टू रिटेलिएटिंग नेशंस फेल बाय 28 to 32%। तो अमेरिका जो इन देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करता था वो 28 से 32% तक कम हो गया। दिस एक्ट जियोपार्डाइज्ड रिकवरी एफर्ट्स ऑफ द कंट्रीज ट्राइंग टू इमर्ज फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो जो भी देश वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से या जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे, तो उस रिकवरी एफर्ट्स को इस एक्ट ने नुकसान पहुंचाया। यूएस का इंपोर्ट जो यूरोप से होता था, जो 1929 में लगभग 1.3 बिलियन के आसपास था, वो 1932 में गिर के सिर्फ 390 मिलियन रह जाता है। ठीक है, और यूएस जो एक्सपोर्ट करता था यूरोप को, जो 1929 में लगभग 2341 मिलियन था, वो भी लगभग 1/3 रह जाता है 784 मिलियन के आसपास 1932 में। ओवरऑल वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो 1929 से 1934 के बीच में 66% गिरता है। आप ये चीज़ को समझिए कि ट्रेड वॉर होने से होता क्या है कि पूरे के पूरे दुनिया में जो ट्रेड है वो कम हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम गिर जाता है। अब 1934 में इसके बाद जब प्रेसिडेंट बदलते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आते हैं, एफडीआर, वो साइन करते हैं एक रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्ट, जिसके तहत जो टैरिफ पॉलिसी की अथॉरिटी है वो कांग्रेस से हटके यानी कि वहाँ की संसद से हटके वो वाइट हाउस यानी कि राष्ट्रपति के पास आ जाती है। दिस अलाउड द प्रेसिडेंट टू परस्यू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड क्विकली रिपील द टैरिफ्स। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने जो है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने शुरू किए और जो टैरिफ्स हैं वो एकदम से रिपील कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो स्मूथ हॉली के समय में जो टैरिफ लगाए गए थे उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के समय में जो ट्रेड का वॉल्यूम है या जो ट्रेड का स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यूएस का जो इंपोर्ट है वो 14% ऑफ इट्स जीडीपी है, जो 1930s के समय से 3 गुना है। ठीक है, तो आज के समय में जो असर है वो बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के समय में जो स्केल या जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका असर उस समय जितना हुआ था उससे ज़्यादा असर इस बार देखने को मिलेगा। तो आई होप आप बात समझ गए। स्मूथ हॉली एक्ट आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए तो आई होप आपको बता देंगे आप, है ना। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल देखते हैं। ये वही है मैंने जो बताया आपको कि जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं या फिर यूएस की मिलिट्री रहती है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर एक आइलैंड का जिक्र है, दैट इज़ हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड है। यहाँ पर माना जाता है कि पिछले लगभग 1 दशक में किसी भी ह्यूमन ने कदम नहीं रखा है। ठीक है, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड में ये वॉल्केनिक आइलैंड्स है। दे आर वन ऑफ 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सटर्नल टेरिटरी है। लगभग पर्थ से 4100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। एंटार्क्टिका कोस्ट से लगभग 1600 किलोमीटर नॉर्थ पे तरफ पे है। कवर्ड इन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर्स में ये कवर रहता है, ज़्यादातर समय बैरन रहता है। ये जो आर्किपेलागो है इज़ अमंग द मोस्ट रिमोट प्लेसेस ऑन द प्लेनेट। ठीक है, रिमोट प्लेसेस है ये प्लेनेट पर, और इट इज़ ओनली होम टू पेंगुइन्स, सील्स एंड सी बर्ड्स।
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही रहते हैं, आदमी यहाँ पर नहीं रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर भी 10% का टैरिफ लगाया है। ठीक है, क्यों लगाया है वो यही जाने। नॉट ऑल दैट इज़ बैफलिंग। बैफलिंग मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू डाइजेस्ट, आप कह सकते हैं कि समझने में मुश्किल है ये चीज़ कि ऐसा क्यों किया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो ट्रंप की लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जिनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाया है, उनमें सिर्फ ये हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स ही नहीं है। इसके अलावा 3 ऐसे और ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल टेरिटरीज है, दैट इज़ कोकोज आइलैंड, जिसको कीलिंग आइलैंड भी बोलते हैं, एक है क्रिसमस आइलैंड और एक है नॉर्फोक आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नॉर्फोक आइलैंड की अगर हम बात करें तो जिसके ऊपर 29% टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टैरिफ लगाया दैट इज़ 10%, उससे 19% ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ लगाया गया है। तो ये लगभग सिडनी से 1600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ पर लगभग 2000 लोग जो हैं वो परमानेंटली रहते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टू माई नॉलेज वी डू नॉट एक्सपोर्ट। ये बेसिकली जो नॉर्फोक आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज़ जॉर्ज प्लांट, उनका ये कहना है कि मेरे जानकारी के अनुसार हम अमेरिका को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी डोंट चार्ज टैरिफ्स ऑन एनीथिंग, और हम ऊपर से टैरिफ भी कुछ किसी चीज़ के ऊपर टैरिफ भी नहीं लगाते हैं। तो आई कांट थिंक ऑफ एनी नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट वुड बी प्लेस इन आइदर। कोई नॉन टैरिफ बैरियर भी हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, तो वी आर स्क्रैचिंग आवर हेड्स, तो हम अपने सर को स्क्रैच कर रहे हैं, अपना सर खुजा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर टैरिफ इतना ज़्यादा क्यों लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है उसके ऊपर भी ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया है। इसमें चैगोज आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन बिटवीन मॉरिशियस एंड मालदीव्स। जो लार्जेस्ट चेगोसियन आइलैंड है दैट इज़ डियागो गार्सिया। ये मैंने आपको बताया है बहुत बार कि ये स्ट्रेटेजिक जॉइंट यूएस और यूके का मिलिट्री बेस है। लगभग यहाँ पर 4000 अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री के पर्सनल रहते हैं एंड इट इज़ दी ओनली करेंटली इनहेबिटेड आइलैंड इन द BIOT। जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है इसमें ओनली करेंटली इनहेबिटेड आइलैंड है। चेगोस डज नॉट हैव एनी सिविलियन इनहेबिटेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिविलियन नहीं रहते हैं, सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री के पर्सनल यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे आइलैंड्स के ऊपर या तो जहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं या फिर जहाँ पर सिर्फ यूएस की मिलिट्री रहती है उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, अब क्या इस बात का लॉजिक है, ये क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या इस चीज़ का लॉजिक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये मैप में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, आप चाहे तो उसको गूगल मैप में भी देख सकते हैं, इसी लोकेशंस पे आपको ये मिल जाएंगे। दिस इज़ योर मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको क्रिसमस आइलैंड और कोकोज या कीलिंग आइलैंड मिल जाएगा। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो नीचे आपको हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड मिल जाएगा। और अगर आप इसके ईस्टर्न साइड देखते हैं तो आपको यहाँ पर नॉर्फोक आइलैंड्स भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनकी लोकेशन ध्यान रखें क्योंकि जिक्र आया है तो किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो दीज आर दी ओनली आर्टिकल्स विच वी हैड टू डिस्कस। मैं एक आर्टिकल आपके साथ वो शेयर करूँगा, है ना, टैरिफ वाला, कि कैसे टैरिफ कैलकुलेट किया गया, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, है ना। चलो, और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप में से अगर कुछ लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो प्रीलिम्स के आपको जो CSET की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 1 जून 2025 से, मतलब जो इस साल का प्रीलिम्स होगा उसके जस्ट बाद। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप अभी एनरोल करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट भी मिल जाएगा, है ना। 1499 में आपको मिल जाएगा अगर आप 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं। 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में आपको मिल जाएगा, और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप जितना जल्दी चाहें इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप इस साल के लिए अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इस तरीके के टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट में। ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं हमारा प्ले स्टोर से। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 9150449990, इस नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऐप प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको अगर मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है
वो आप लोगों के लिए रहेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं या कुछ सजेशंस फीडबैक आप देना चाहें तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।